हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी की अगली क्लास 33rd क्लास में 33वीं क्लास में। और आज हमारा टॉपिक होगा विषाणु, डेट इज वायरस। तो देखो, जो वायरस है ना, विषाणु नाम का जो चैप्टर है, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसकी डिसीज से आते हैं। ज्यादातर जो मैक्सिमम 99% जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, उनसे कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस चीज से आते हैं। परंतु अगर हमें बीमारियों को पढ़ना है, और बीमारियां भी इसके बीच में ऐसा नहीं आता कि भैया तुम्हें इबोला हुआ है तो इबोला के लिए एक छोटी मोटी दवाइयों के नाम तो कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल अंदर तक नहीं आता कि कितने दिन में वायरस मल्टीप्लाई होता है, कैसे नहीं होता, इतना सब कुछ नहीं आता। लेकिन फिर भी वायरस एक टॉपिक है, क्योंकि वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जीवित व निर्जीव जीवित व निर्जीव वस्तुओं के बीच की एक कड़ी मानते हैं। और जब हम इसको जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बीच की कड़ी मानते हैं, इसको एक बॉर्डर लाइन पे रख के चलते हैं, तो साथियों हमें इसके बाद में लिविंग थिंग्स को पढ़ना होता है। किसको पढ़ना होता है? लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स में आपको पता है 5 किंगडम होती है, जिसमें पूरे लिविंग को, जितने भी लिविंग्स होते हैं उनको 5 किंगडम या 5 जगत में 1869 में RH वेटेकर नाम के एक व्यक्ति ने क्लासिफाई किया था, जिसे हम मोनेरा कहते हैं। मोनेरा नाम की किंगडम होती है, एक प्रोटिस्टा नाम की किंगडम होती है, एक फंजाई नाम की किंगडम होती है, एक प्लांट होते हैं, एक एनिमल होते हैं। ठीक है, एनिमेलिया होती है ना, ये 5। तो जब हम लिविंग थिंग्स का समझेंगे कि इसमें सेल होता है, सेल के बने होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं सिंगुलर सेल, ये सिंगुलर सेल यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें फंगस की सारी प्रजाति आती हैं, इसमें सारे प्लांट और एल्गी आती हैं, और इसमें सारे के सारे एनिमल्स और जानवर आते हैं। तो लिविंग थिंग्स का अध्ययन करने से पहले हमें समझना पड़ेगा छोटी सी बात कि एक्चुअल में वायरस होता क्या है ये विषाणु, कैसे जीव जंतु होते हैं जिसको हम लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखते, इनको ना नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। हम इसको कहते हैं कि भैया ये तो बॉर्डर लाइन पर है। किस पर है? ये तो बॉर्डर लाइन, जीवित और निर्जीव के बीच की सीमा रेखा बताता है, या हम इसको एज ऑफ द लिविंग या एज ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ की एक कोना किनारा होता है, जहां से लाइफ की शुरुआत होती है, उसके कोने पर किनारे पर रखने की कोशिश हम करते हैं। तो समझते हैं कि ये वायरस एक्चुअल में होता क्या है, या विषाणु एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, ये बात है 1892 की, 1892 की, 1892 की। एक रशियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवानोवस्की। क्या नाम था? इवानोवस्की। ठीक है, दिमित्री इवानोवस्की रशियन बॉटनिस्ट थे। और उस समय एक फसल थी जिसका नाम था टोबैको। तो जो टोबैको की फसल थी, टोबैको की जो पत्तियां थी वो खराब हो जा रही थी, उसमें बीमारी लग जा रही थी। जो उतना प्रोडक्शन होता था, उतना जो उत्पादन होता था, वो उत्पादन नहीं हो पा रहा था। बड़ी परेशानी, टोबैको का जब उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा था, तो इवानोवस्की, और टोबैको की फसल खराब हो जा रही थी, तो इवानोवस्की को दायित्व दिया गया कि भाई आप पता लगाओ कि टोबैको जो है, इसमें क्या है ऐसा इसकी पत्तियों में जिसकी वजह से खराब हो जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पत्तियों को, मतलब एक फिल्टर होता था जिसको चैम्बरलेन फिल्टर कुछ करके नाम होता था उसका, उस फिल्टर से देखा, तो उन्होंने पता लगाया कि बैक्टीरिया से भी छोटे जीवाणु। अरे यार, एक सेकंड वो आवाज लगा रहे हैं जी, बेचने वाले कोई बुजुर्ग से अंकल है। ठीक है, तो टोबैको उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इसका मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु से भी छोटे जीव जंतु, और उनको वो पहचान नहीं पाए। बोले यार, इससे भी कोई ऐसी छोटी चीज है जो उस फिल्टर पेपर को पास कर दे रही है, और इससे ये इन्फेक्टेड हुए हैं, इससे इन पर प्रभाव पड़ा है तंबाकू की पत्तियों पे। तो इन्होंने जो खोजा था सबसे पहले, वो खोजा था टोबैको मोजेक वायरस, TMV। जो सबसे पहला वायरस 1892 में खोजा गया था वो था TMV, टोबैको मोजेक वायरस। वायरस का मतलब होता है पॉइजन। वायरस का मतलब क्या होता है? पॉइजन, विष। तो ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने नामकरण नहीं किया था वायरस का। समझ लेना, वायरस खोजा था इन्होंने कौन सा? टोबैको की पत्ती, तंबाकू की पत्तियों में लगने वाला टोबैको मोजेक वायरस। लेकिन वो जो वायरस था, वायरस को उन्होंने एक विष की तरह कहा, पॉइजन की तरह। इसका वायरस असली नामकरण एक बेजरनिंक नाम के साइंटिस्ट थे। किस नाम के? बेजरनिंक। उन्होंने भी इसे TMV पे काम किया था। बेजरनिंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, बेजरनिंक
ठीक है, तो बेजर ने सबसे पहले इसको, इस टर्म को दोबारा लेकर आए वायरस को, जिसका नाम होता था पॉइजन 1898 में। ठीक है, तो आता है कि सबसे पहला वायरस कौन सा खोजा गया, टीएमवी वायरस। किसने खोजा, इवानोवस्की ने। ठीक है, 1892 में कौन सी फसल को बर्बाद करता था, टोबैको या तंबाकू की फसल को। जो वायरस का अध्ययन होता है वो माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, सूक्ष्म जीव जंतुओं की एक ब्रांच होती है, जिसको बोलता जाता है वायरोलॉजी। क्या होती है, वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें स्टडी ऑफ वायरसेस होती है, मतलब विषाणु का अध्ययन किसमें किया जाता है, वायरोलॉजी में। और वायरोलॉजिस्ट होते हैं विषाणु विज्ञानी। धीरे धीरे इनके बारे में नॉलेज बढ़ती गई और पता लगता गया कि यार इन्होंने तो मतलब एक पूरी की पूरी जनसंख्या को, एक पूरी की पूरी जनरेशन को खत्म किया है, मतलब ये बहुत ज्यादा बीमारियों के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इनको आप जो वायरस होते हैं इनको पैथोजन, पैथोजन मतलब ऐसे कीटाणु, ऐसे सूक्ष्मदर्शी जो हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं। और ये पैथोजेंस की कौन सी कैटेगरी होती है, पैरासाइटिक कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी होती है, पैरासाइटिक या परजीवी। कहने का मतलब कि ये दूसरे सेल को, दूसरी कोशिका को अपना घर बना लेते हैं, अपना होस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों, अपना मेजबान और अपना होस्ट। और वो जो कोशिका होती है जिसको ये होस्ट बनाते हैं, उस कोशिका के सारे फंक्शन अपने लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, उस कोशिका की सारी चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, मतलब अपना रिप्रोडक्शन के लिए, अपने खाने पीने के लिए। तो ये होता है वायरस, स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। सबसे पहला वायरस इवानोवस्की। अब क्वेश्चन आता है सर ठीक है ये तो हम मान लिए, ये सब आप बता रहे हो, ये बताइए एक्चुअल में वायरस होता क्या है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझना। देखो क्या होता है, वायरस में दोनों तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। वायरस में लिविंग, जीवित के भी लक्षण पाए जाते हैं, और वायरस में निर्जीव, नॉन लिविंग के लक्षण भी पाए जाते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि इसको हम रखें कहां, तो इसके लिए कोई भी एक किसी भी किंगडम में जगह नहीं दी गई, इसको किंगडम से बाहर रखा गया। अब हम दोनों तरीके के लक्षण पढ़ेंगे कि जीवित। तो देखो जीवित के मामले में देखें तो इसके अंदर आनुवांशिक मटेरियल पाया जाता है, हेरिडिटरी मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, आरएनए या डीएनए। क्या पाया जाता है इसके अंदर, हेरिडिटरी मटेरियल। आपको पता है जो डीएनए होता है वो जीवित वस्तु में पाया जाता है, निर्जीव में तो नहीं पाया जाता। दूसरी बात भाई, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, इनके अंदर जनन भी होता है, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन रिप्रोड्यूस करते कहां हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं किसी अन्य कोशिका के अंदर, किसी अदर सेल के अंदर, किसी अन्य लिविंग सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर। जैसे मान लो कि ये एक सेल है, लिविंग सेल, मेरा मान लो ये पोलियो वायरस जो होता है ना, ये न्यूरॉन है, ये क्या है, न्यूरॉन। या मान लो WBC का T4 सेल है, कौन सा T4 सेल, CD प्लस या T4 सेल, जिसपे HIV वायरस अटैक करता है। कौन सा वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स वाला वायरस होता है। तो अब इस वायरस ने इसके ऊपर अटैक किया, अब क्या करेगा, ये जो आरएनए और डीएनए होगा, अपने आरएनए या डीएनए जो भी इसके अंदर पाया जाएगा उसको इसके अंदर छोड़ देगा। किसके अंदर छोड़ देगा, इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर छोड़ देगा। और इसके न्यूक्लियस को बदलकर, मतलब अपने डीएनए से अपनी कॉपी बनाने लगेगा। धीरे धीरे इसके पूरे सेल के पूरे सिस्टम पर खुद अधिकार कर लेगा, इसके पूरे सिस्टम पे क्या कर लेगा, खुद अधिकार, अपनी कॉपी बनाएगा। तो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन। ये सेल फूट जाएगा या ये मर जाएगा, और इसकी जो कॉपी होंगी, वायरस की जो बच्चे होंगे, वो दूसरे सेलों को इन्फेक्ट करने पहुंच जाएंगे। तो भाई आरएनए डीएनए पाया जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो अन्य सेल का हो। तो ये कैटेगरीज इसे कुछ लिविंग की कैटेगरी में रख देती हैं। दूसरी चीज देखें तो ये एसेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं, एसेल्यूलर। इनका कोई खुद का सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई खुद का सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई खुद का सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। अकोशिकीय बोल सकते हैं इनको, एसेल्यूलर को हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अकोशिकीय। कौन सी जीव बोल सकते हैं इनको, अकोशिकीय। दूसरी बात, अगर आप इनके क्रिस्टल बना के रखना चाहें, जैसे आपने चीनी के दाने देखे ना क्रिस्टल, अगर आप इनके क्रिस्टल बना के रखना चाहें तो आप इनको हजारों सालों तक क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं। ये क्रिस्टल में ना रिप्रोडक्शन करेगा ना कुछ करेगा, ऐसे लगेगा जैसे मृत हुए, बिल्कुल मरा हुआ हो। इन्हीं कारणों से इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बॉर्डर लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमा रेखा। ना लिविंग में आता है ना नॉन लिविंग में आता है। चलिए, ये तो हो गए वायरस की कुछ बातें कि अब इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो पुराने जमाने में जो डीएनए होता था, वो डीएनए के कुछ टुकड़े टूट गए, डीएनए के कुछ टुकड़े टूट गए
और उन्हीं डीएनए के टुकड़े टूटने से वायरस छोटे छोटे इवॉल्व होते रहे, उन्हीं से वायरस में विकास होता रहा, इवोल्यूशन होता रहा और इतने सारे वायरस मिल गए। याद रखिए दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा संख्या में कोई परजीवी पाया जाता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव पाया जाता है तो वो वायरस होता है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, एक बैक्टीरिया होता है ना, सबसे छोटा लिविंग थिंग किसको कहा जाता है, बैक्टीरिया को। आपको याद है ना, बैक्टीरिया जीवित चीज होती है, ये जीवित नहीं है, वायरस जीवित नहीं है, जबकि बैक्टीरिया जीवित है, जीवाणु जीवित होता है। तो हमने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा जीवित वस्तु कौन सी पाई जाती है, तो हम कहेंगे बैक्टीरिया। और हम अगर ये कहें भाई ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे छोटा होता है, वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और वायरस बैक्टीरिया को अपना भोजन भी बनाता है। वायरस बैक्टीरिया को क्या बनाता है, अपना भोजन, या वायरस बैक्टीरिया पे अटैक कर सकता है। और वायरस जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो इस फेज को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। फेज माने खाना, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरियोफेज में जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर हम कहें कि सबसे छोटे सूक्ष्म जीव वायरस, सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले जीव वायरस, जीवित सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीवाणु। एक क्वेश्चन यहां बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर हजारों वायरस होते हैं। याद रखना, जो समुद्र में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है पानी की बूंद में, और उन बैक्टीरिया को मारने का काम बैक्टीरियोफेज के थ्रू, एल्गल ब्लूम्स वगैरह जो होती हैं, एल्गी वगैरह जो फैल जाती हैं, इन सबको मारने का काम वायरस करते हैं। तो इसलिए इकोसिस्टम को बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं कुछ हद तक। और अगर लिविंग थिंग्स के, प्लांट्स के या एनिमल्स के अंदर आ जाए तो बीमारी भी फैलाने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि वायरस एक्चुअल में बने किसके होते हैं। ये तो हमने देख लिया है कि वायरस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वायरस के फीचर या वायरस के गुण क्या होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि वायरस बने हुए किसके होते हैं। तो जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं, जो बेजरनिक नाम के साइंटिस्ट थे ना, जिन्होंने वायरस नाम का वर्ड दिया था, रीइंट्रोड्यूस किया था, तो बेजरनिक ने कहा कि यार वायरस लिक्विड होता है। लेकिन बाद में एक स्टेनले नाम के व्यक्ति थे, स्टेनले नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले टोबैको वायरस जो था टीएमवी, इसको क्रिस्टल बनाया था। इसका क्या किया था, क्रिस्टलीकरण किया था। तो इन्होंने बताया कि स्टेनले नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि लिक्विड नहीं होता है वायरस, वायरस तो पार्टिकुलेट होता है, वायरस कणों का बना होता है, वायरस एक कण है ना कि लिक्विड। सबसे पहला क्रिस्टलीकरण किस वायरस का किया गया, टीएमवी वायरस का, ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस। तो विषाणु जो होते हैं, विषाणु के जो पार्टिकल होते हैं, विषाणु के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स या कण, उन्हें वीरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीरियंस। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, वीरियन, ठीक है। वायरस की जो फैमिली होती है, जैसे किंगडम फैमिली ये सब होते हैं ना, तो वायरस के अलग से, तो वायरस की जो फैमिली होती है उसको बोलते हैं वायराइडी। क्या बोलते हैं, वीरियडी, ठीक है। और वीरियन ये क्या होते हैं, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। तीन तरह के होते हैं ये कण, क्या होते हैं, तीन। पहला तो हेरिडिटरी मटेरियल, पहला क्या होगा, हेरिडिटरी मटेरियल, जिसकी वजह से ये अपनी कॉपी बनाते हैं, मतलब डीएनए एंड आरएनए। पहला तो आनुवांशिक पदार्थ होगा इनके अंदर, डीएनए या आरएनए। दूसरी चीज क्या होगी इनके अंदर, इस डीएनए और आरएनए को कवर करके एक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए को आरएनए को कवर करके एक स्ट्रक्चर होता है, गोल हो सकता है ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर 20 ऐसे ऐसे ट्रायंगल बाहर की तरफ निकले हुए हो, 20 ट्रायंगल, 20 फेस का, इसको आइसो, इसका नाम होता है एक्चुअल में आइकोसाहेड्रॉन, ठीक है, इसका नाम होता है। जो 20 फेस का ट्रायंगल होता है आइकोसाहेड्रॉन, इस शेप के हो सकते हैं, ठीक है। हेलिकल शेप हो सकती है, हेलिकल मतलब इस तरह की शेप जो होती है, हेलिकल शेप में हो सकता है। तो कहने का मतलब इस डीएनए और आरएनए को चारों तरफ से कवर करके रखता है एक प्रोटीन की कवरिंग। क्या कवर के रखता है, एक प्रोटीन की कवरिंग। इस हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए और आरएनए की कवरिंग होती है, प्रोटीन कवर होता है। किसका कवर होता है, प्रोटीन का कवर, प्रोटीन कवर। और इस प्रोटीन कवर को बोला जाता है कैप्सिड। क्या बोला जाता है इस प्रोटीन कवर को, कैप्सिड, ठीक है, कैप्सिड, CAPSID, कैप्सिड। इस प्रोटीन कवर को क्या नाम देते हैं, कैप्सिड। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैप्सिड या कैप्सिड इज, तो कैप्सिड इज अ प्रोटीन कवरिंग ऑफ वायरसेस या हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ वायरसेस। डीएनए और आरएनए को
जो इनका विषाणुओं का, किसी में डीएनए होता है, किसी में आरएनए होता है, ठीक है, किसी वायरस में। तो डीएनए और आरएनए को जो कवर करके रखता है, उसको चारों तरफ से जो ढक के रखता है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? कैप्सिड, ठीक है। और तीसरी चीज होती है, इस कैप्सिड और इस डीएनए, इनके ऊपर एक लिपिड की कवरिंग भी होती है। क्या होता है? लिपिड कवरिंग भी होती है, एक लिपिड का कवरिंग भी होता है, लिपिड की झिल्ली भी होती है। तो 3 विरियन के मटेरियल होंगे। एक हो गया उसका डीएनए, आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल, दूसरा हो गया प्रोटीन का कवर जिसे कैप्सिड बोलते हैं। कैप माने कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर चीजें बंद होती है ना, छोटी छोटी दवाई के टुकड़े, आपने कभी कैप्सूल खाए हो तो ऐसे समझ लेना डीएनए और आरएनए किसी कैप्सूल या कैप्सिड के अंदर बंद है, और ये वायरस का, विरियन का एक हिस्सा होता है, मतलब वायरस का एक हिस्सा होता है। और तीसरे नंबर की होती है लिपिड की झिल्ली। शेप या तो हेलिकल शेप होती है वायरसेस की, कैसी शेप होती है? इस तरह की हेलिकल शेप, या ये आइकोसेहेड्रल जो मैंने बताया था कि आपको, आइकोसेहेड्रल मतलब इस तरह के जो ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बाहर की तरफ 20 फेस होते हैं इसके, मतलब इसके 20 चेहरे होते हैं, 20 मुख वाला ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस वाले शेप को बोलते हैं आइकोसेहेड्रल। तो अलग अलग शेप में ये पाए जाते हैं। जो कैप्सिड की शेप होती है उसी के आधार पर वायरस की शेप भी होती है, और इनको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हो। कुछ बड़े वायरस होते हैं जैसे मिमी वायरस, इनको तो आप सिंपल, इनका शेप साइज थोड़ा बड़ा होता है, मिमी वायरस करके है, ठीक है, मिमी वायरस, इनकी शेप थोड़ी बड़ी होती है, इनका जो आकार होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो आप इसे सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होती है, सिंपल सूक्ष्मदर्शी, इससे देख सकते हो। बाकी वायरस को देखने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो आकार होता है, साइज होता है, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट आ जाता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो कैप्सिड होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कैप्सिड नाम का एक कवर होता है, ये किस किस का बना होता है? कैप्सिड, कैप्सिड नाम का जो कवर होता है, ठीक है। तो कैप्सिड नाम का जो कवर होता है, ये छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स का बना होता है, छोटी छोटी स्मॉलर प्रोटीन की यूनिट, जिन्हें बोलते हैं कैप्सोमर्स। क्या बोलते हैं? कैप्सोमर्स, कैप्सोमर्स, कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स मिलके किसी पूरे कवरिंग का, पूरे एक आवरण का इंतजाम करती हैं, जिसको क्या बोला जाता है? कैप्सिड, कैप्सोमर्स, ठीक है बच्चा। तो कैप्सोमर्स होती है सबसे छोटी यूनिट, जिनसे मिलके बनता कैप्सिड, और कैप्सिड के अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए या डीएनए पाया जाता है, ठीक है। जब ये कैप्सिड टूट जाता है, जब मान लो किसी सेल पर हमला कर रहा होता है, किसी लिविंग सेल पर, जैसे मैंने बताया था कि ये T4 सेल है, ये कौन सा सेल है? T4 या CD प्लस, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC। तो HIV वायरस है, जब ये इस पे हमला करेगा तो इसका जो कैप्सिड की कवरिंग है ये टूट जाएगी, और जो आरएनए या डीएनए, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, वो नई सेल में पहुंच जाएगा, T4 सेल में पहुंच जाएगा, और इसके पूरे सिस्टम पे खुद कब्जा कर लेगा, अपनी कॉपी बनाने लगेगा, इसके सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी रिप्रोडक्शन करने लगेगा, और इस तरह से जो इन्फेक्शन होगा ये दूसरे सेल तक भी पहुंचता रहेगा। तो स्मॉलर यूनिट क्या होती है? कैप्सोमर्स। प्रोटीन होता है, इतना याद रखना, आपको पता है प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो एसिड्स का। तो ये प्रोटीन होते हैं स्मॉलर यूनिट कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स मिलके क्या बनाती है? कैप्सिड। इसका काम क्या क्या होता है? इसके 2-3 काम होते हैं। एक तो ये डीएनए आरएनए को प्रोटेक्ट करता है, डीएनए और आरएनए को सुरक्षा देता है, और इसके ऊपर ऐसे मान लो छोटे छोटे पंजे टाइप होते हैं जो चिपक जाते हैं। तो जो होस्ट सेल होता है ना, होस्ट सेल उसके सरफेस या उसकी सतह पर चिपकने का कार्य भी करता है। भाई जैसे मैंने अभी बताया CD4 सेल है, CD प्लस या T4 सेल है, तो इसके ऊपर जब HIV का वायरस अटैक करेगा तो HIV वायरस के ऊपर इस तरह से खांचे खांचे से होंगे इसकी शेप के अकॉर्डिंग, और ये इससे इसकी सतह से चिपक जाएंगे। तो क्या करने का किसका काम करता है? चिपकने का कार्य भी करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, होस्ट सेल की सतह से चिपकने का कार्य करते हैं। और जो डीएनए आरएनए होता है वायरस का, मतलब जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, उस आनुवांशिक पदार्थ को जो होस्ट सेल होता है उस होस्ट सेल तक डिलीवर करने का कार्य भी करते हैं। होस्ट सेल तक डिलीवर करने का कार्य भी ये करते हैं, वायरस के जीनोम को होस्ट सेल तक डिलीवर करने का कार्य भी करते हैं। चलिए, ये हो गया कैप्सिड। इसमें कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कैप्सोमर से मिलकर बना कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन होता है,
वायरस का जो डीएनए आरएनए होता है, जो वायरस का जीनोम होता है, उस जीनोम को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। चलिए अब बात करेंगे इनका जेनेटिक मटेरियल। तो देखो जेनेटिक मटेरियल तीन, इसमें डीएनए और आरएनए होता है, लेकिन तीन तरह से काम करता है। सबसे पहले आरएनए वायरस। कौन से वाले वायरस? आरएनए वायरस, मतलब जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। आरएनए वाले विषाणु, ऐसे विषाणु जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मल्टीप्लाई या अपना जो जनन करते हैं वो साइटोप्लाज्म में करते हैं। किसमें करते हैं? साइटोप्लाज्म। इनके अंदर जो जनन होता है वो किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है इबोला। इबोला वायरस कैसा वायरस है? आरएनए। ये क्वेश्चन आता है कि इबोला का जेनेटिक मटेरियल कैसा है? आरएनए। सार्स, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। रेबीज, ये वायरस से होने वाली बीमारियां भी याद हो जाएंगी। रेबीज, कॉमन कोल्ड, जो हमें ये खांसी जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी, पोलियो, पोलियो और खसरा जो होता है, मीजल्स, खसरा बोलते हैं जिसे। इबोला, सार्स, रेबीज कुत्ते काटने से जो होती है, कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा, इन बिल्ली, बंदर, इनके काटने से भी रेबीज होता है। कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस सी लिवर की बीमारी है। मीजल्स, इस पे शरीर पे चकत्ते चकत्ते से हो जाते हैं, रेड रेड, खसरा बोलते हैं। और पोलियो, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको खा जाता है। वायरस मल्टीप्लाई कहां करता है? साइटोप्लाज्म में। देखो जो ये आरएनए वाले वायरस होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं नेगेटिव सेंस, क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंस। और एक को बोलते हैं पॉजिटिव सेंस। एक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंस। एक को बोलते हैं नेगेटिव सेंस, एक को बोलते हैं पॉजिटिव सेंस। तो याद रखना, जो नेगेटिव सेंस वायरस होते हैं ये नॉन इन्फेक्टियस होते हैं, मतलब ये खुद से इन्फेक्शन नहीं पहुंचाते डायरेक्ट। अगर नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस बॉडी में आ जाए तो ये खुद से इन्फेक्शन नहीं पहुंचाएगा, जब तक कि इसको एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम होता है? आरएनए पॉलीमरेज। इसको पॉजिटिव सेंस आरएनए में ना बदल दे। ये कुछ ऐसा मान लो जैसे हमारे लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं ना, इसी तरह आरएनए का नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस। तो जो पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है वायरस, यही इन्फेक्शन करता है, यही इन्फेक्टियस होता है। जबकि अगर नेगेटिव सेंस में है, ऋणात्मक सेंस में है, तो उसको पॉलीमरेज किस में बदल देगा? पॉजिटिव सेंस में। ये जो नाम लिख रहे हैं, इबोला, रेबीज, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस सी, सार्स, पोलियो, मीजल्स, ये आरएनए वायरस के ही एग्जांपल हैं। और इसकी कॉपी कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। ये अपनी कॉपियां कहां बनाता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। दूसरे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल कहां पाया जाता है? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल कहां पाया जाता है? डीएनए। डीएनए वाले वायरस, ठीक है, डीएनए वाले वायरस, डीएनए के विषाणु, इनमें जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ये जो अपनी मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो अपनी जनन करते हैं, वो करते हैं न्यूक्लियस में। कहां करते हैं भैया? न्यूक्लियस के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? केंद्रक के अंदर। ठीक है, ये अपना मल्टीप्लीकेशन कहां करते हैं? केंद्रक के अंदर। इसका जो कुछ एग्जांपल है वो है स्मॉल पॉक्स, जिसे छोटी माता कहते हैं, माता निकल जाते हैं, छोटे छोटे चकत्ते से बन जाते हैं। हर्पीज वायरस, चिकन पॉक्स। तो इस तरह के जो वायरस होते हैं, ये कौन से होते हैं? एलर्जी टाइप जो वायरस होते हैं, ये किसका एग्जांपल होते हैं? डीएनए। छोटी माता, हर्पीज, चिकन पॉक्स, ये किसके एग्जांपल होते हैं? डीएनए वायरस के एग्जांपल होते हैं। और मल्टीप्लाई कहां होती है? न्यूक्लियस में। मल्टीप्लिकेशन कहां होता है इनमें? न्यूक्लियस में। एक तीसरा एग्जांपल और होता है, एक तीसरे वाले और होते हैं जिनको बोलते हैं रेट्रोवायरस। ये बिल्कुल ही अलग किस्म के वायरस होते हैं, समझना इस चीज को। इसमें क्या होता है? रेट्रोवायरस। तीसरे किस्म के जो वायरस होते हैं इनको बोलते हैं रेट्रोवायरस। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि एचआईवी कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस है, समझना। तो इसमें जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, इसमें जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो आरएनए होता है। पॉजिटिव सेंस आरएनए। लेकिन होता क्या है? देखो आरएनए, देखो आपको ये पता है कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। लेकिन जो रेट्रोवायरस का केस होता है, इसमें उल्टा होता है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम होता है?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम होता है भैया? ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम होता है ये आरएनए की कॉपी, मतलब आरएनए को तोड़कर, आरएनए को काटकर डीएनए बनाता है। क्या बनाता है? डीएनए। आरएनए को काट करके क्या बनाता है? डीएनए। अब जैसे ही डीएनए बनता है तो ये जो होस्ट सेल होता है जिस पर ये वायरस अटैक कर रहा होता है, अपने केस में फिर से ले लेते हैं T4 सेल। तो देखो T4 सेल जो होते थे WBC के, इनके अंदर मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आरएनए से क्या बना? डीएनए। अब इस T4 सेल के पास भी डीएनए है और एक नया डीएनए और इसके अंदर आ गया। तो इसने सोचा कि ये मेरा ही डीएनए है, और एक्चुअल में भाई डीएनए में तो वो फर्क नहीं कर पाया। उसने सोचा कि ये वाला जो डीएनए है ना, ये मेरा डीएनए है, और उस डीएनए को अपने अंदर समाहित कर लिया। जो वायरस का डीएनए था वो किसके अंदर आ गया? होस्ट सेल के डीएनए के अंदर। अब इसने अपनी कॉपी बनाई, तो जो नई कॉपी थी उनमें किसका डीएनए था? वायरस का डीएनए था। तो इसका मतलब पहले आरएनए से डीएनए और फिर डीएनए से आरएनए, मतलब नए प्रोटीन बनने शुरू हो जाते हैं, वायरस वाले प्रोटीन बनने शुरू हो जाते हैं, या नए वायरस का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें रिवर्स हो रहा होता है, भाई एक्चुअल में तो डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए। आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम होता है ट्रांसक्रिप्टेज, और ऐसे वायरस होते हैं रेट्रो वायरस। एग्जांपल के तौर पे HIV वायरस, जिससे एड्स होता है, एड्स की बीमारी होती है, वो वायरस, कॉमा एक हेपेटाइटिस बी वाला वायरस, लिवर को नुकसान पहुंचाता है, हेपेटाइटिस बी। ये जो वायरस होते हैं ये रेट्रो वायरस होते हैं। जो होस्ट सेल होता है उसको पता ही नहीं होता वो मेरा डीएनए है या ये किसी और का डीएनए है, और इस तरह से वो वायरस के डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसी की कॉपी बनाने लगता है। और इसी व्यवस्था का लाभ उठाती है HIV वगैरह को रोकने की जो दवाएं होती हैं, थामने की, मतलब HIV को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन इसको रोका जा सकता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आपने अखबारों में पढ़ी होगी कि WHO एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चला रही है एड्स को रोकने के लिए या HIV वायरस को रोकने के लिए। तो वही ऐसी दवाएं होती हैं जो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मैकेनिज्म को खत्म कर देती है, रोक देती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा ये आपका वायरस के बारे में नॉलेज आपके लिए थोड़ी सी होनी जरूरी थी। ये जो बीमारियां हैं इनको हम बीमारियों में ही अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अभी आप 2-3 क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन कवरिंग ऑफ वायरस। प्रोटीन कवरिंग ऑफ वायरस। प्रोटीन कवरिंग ऑफ वायरस। वायरस के प्रोटीन कवर को क्या कहते हैं? जो वायरस का, विषाणु का प्रोटीन कवर होता है उसे क्या कहते हैं? विषाणु का प्रोटीन झिल्ली या प्रोटीन कवर, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 आप बताइए। फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, पहला खोजा गया वायरस कौन सा था? 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 क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट वायरस? प्रथम वायरस किसने खोजा था? पहला वायरस किसने खोजा था? बताइए फटाफट। बहुत अच्छे बच्चा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो लोग नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद में जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल का बटन और दबा देना। सब्सक्राइब करने के बाद में बच्चे बेल का बटन दबाना जरूरी होता है, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो उसका कारण यही है कि बेल का बटन नहीं दबाया होगा। लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बस हमारे 5-6 टॉपिक रह जाएंगे। हम कल नेक्स्ट क्लास में मोनेरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा एक क्लास में, और उसके बाद में किंगडम प्लांट पे आ जाएंगे। फंगस को बाद में करेंगे, फिर फंगस, फिर एनिमल, उसके बाद में सिर्फ बीमारियां रह जाएंगी हमारे पास बायो में। बायो लगभग कंप्लीट सी है। तो विषाणु की प्रोटीन झिल्ली को क्या कहा जाता है? कैप्सिड। क्या कहा जाता है बच्चा? कैप्सिड। प्रोटीन की झिल्ली जो वायरस को घेरे रहती है, डीएनए आरएनए को घेरे रहती है। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस जो था वो था TMV, टोबैको मोजेक वायरस। और किसने पहला वायरस डिस्कवर किया था? तो ये व्यक्ति को जाता है इवानोवस्की, या ये कह सकते हैं फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी। इन्होंने ही पहला वायरस खोजा था, TMV वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, और इस वैज्ञानिक का नाम था इवानोवस्की। क्या नाम था बच्चे इनका?
इवानोवस्की। ठीक है, चलिए आगे बताइए। जेनेटिक मटेरियल इन इबोला वायरस। इबोला वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? इबोला विषाणु में, इबोला वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? इबोला वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, जेनेटिक मटेरियल हो गया इबोला में। एचआईवी वायरस, एचआईवी कौन से टाइप का वायरस है? एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एचआईवी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि वायरस अगर बैक्टीरिया पर भोजन करे, वायरस अपना भोजन या अपना शिकार किसको बनाए? होस्ट किसको बनाए? बैक्टीरिया को। होस्ट किसको बनाए? बैक्टीरिया को। तो इस फेज को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अगर विषाणु किसी जीवाणु पर हमला कर रहा है। बहुत अच्छे। रेट्रोवायरस, जेनेटिक मटेरियल इबोला में होता है आरएनए। क्या होता है बच्चा? आरएनए। इबोला में कौन सा? इबोला, सार्स, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस सी, ये सब कैसा होता है इनमें? आरएनए। एचआईवी में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और ये किस टाइप का वायरस है? ये रेट्रोवायरस है। ये कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस, रेट्रो विषाणु। वायरस होस्ट बनाते हैं तो इस फेज को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। अगर आप इसको उधर देखोगे ना बैक्टीरियोफेज की, आपको कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि आपको एक ऐसी शेप दे देंगे, आपको एक ऐसी ट्रायंगल की सी शेप दे देंगे और इसका एक वो निकला होगा, इसके चार इस तरह से पैर से निकले होंगे और इसने नीचे किसी बैक्टीरिया को वो बना रखा होगा भोजन, कुछ इस तरीके की शेप दे दें तो ये ऊपर जो होता है ना ये वायरस होता है और इस तरीके से जो ये हमला करता है ये बैक्टीरिया पे हमला करता है। किस पे हमला करता है? बैक्टीरिया। और इस नेक के थ्रू अपने आरएनए डीएनए को किसमें पहुंचा देता है? इस बैक्टीरिया में पहुंचा देता है। इस फेज को आप क्या नाम दोगे? बैक्टीरियोफेज। कभी कभी आपसे एक फिगर देखकर भी पूछ जाता है कि दिस फिगर डिनोट्स या दिस फिगर, ये फिगर क्या बताता है? ये फिगर क्या बताता है? बैक्टीरियोफेज। ये फिगर क्या बताती है? बैक्टीरियोफेज। बहुत अच्छे। चलिए पार्टिकल्स ऑफ वायरस, पार्टिकल्स ऑफ वायरस को क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस के जो विषाणुओं के कण होते हैं, वायरस के कणों को क्या कहा जाता है? वायरस के कणों को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट एक बताइए। एचआईवी की फुल फॉर्म, एचआईवी वायरस की फुल फॉर्म। और एचआईवी किसको होस्ट सेल बनाता है? मतलब ह्यूमंस में, मानव में किसको किस पे अटैक करता है? मानव के किस सेल पर अटैक करता है? और इसी तरह आप बताएंगे पोलियो वायरस किस चीज पर अटैक करता है? ह्यूमन में किस चीज पर अटैक करता है? कौन से सेल पर? गुड, T4 सेल। बहुत अच्छे। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, शाबाश। पार्टिकल्स ऑफ वायरस को बोला जाता है वीरियन। क्या बोला जाता है बच्चा? वीरियन, वीरियन। ठीक है, बहुत अच्छी, शाबाश। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एड्स रोग के लिए जिम्मेदार होता है। एक्चुअल में एचआईवी हमारे डब्ल्यूबीसी पे हमला करता है और एचआईवी किसको अटैक करता है? T4 सेल या CD+ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स पे ल्यूकोसाइट्स होती हैं जो हमें अटैक से बचाती हैं। जो फॉरेन पार्टिकल या विदेशी हमारे मतलब कण हम पे अटैक करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे बचाने का कार्य करती हैं। और इनका तो मुख्य काम ही होता है वायरस वगैरह का भोजन करना, जबकि वायरस खुद इनका भोजन करने लगता है। तो एचआईवी ये जब डब्ल्यूबीसी के सेल्स को खत्म कर देगा तो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, टीबी, खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, हैजा, ऐसा हम पे अटैक करने लगते हैं, क्योंकि इनको रोकने के लिए, हल्के फुल्के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, शरीर बहुत ही कमजोर पड़ जाता है, बिल्कुल हड्डी से हो जाते हैं।
बहुत ज्यादा वेट लॉस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, बीमारी का नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और पोलियो किस पे अटैक करता है? न्यूरॉन्स पे। पोलियो का मेन मुख्य भोजन क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन होते हैं ना हमारे शरीर में, जैसे मैंने कहा हाथ उठा तो न्यूरॉन की वजह से तो मेरी जो ये मसल्स का प्रोटीन था इसने अपने आप को खींच लिया। अगर अब मेरा यहां तक ये न्यूरॉन से नहीं पहुंच पाएंगे इस मसल को हाथ उठाने का आदेश देने के लिए, तो ये कमजोर पड़ जाएगी। और आपको पता है न्यूरॉन में भी एक हिस्सा या हमारा हाथ या हमारा पैर क्या पड़ जाता है? कमजोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी किसको? हेपेटाइटिस सी वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? किस ऑर्गन को प्रभावित करता है? किस ऑर्गन को प्रभावित करता है? डैश एंजाइम is responsible for retro reverse transcriptase, reverse या responsible for reverse mechanism in retrovirus। कौन सा इनमें से पार्टिकल रिवर्स मैकेनिज्म के लिए जिम्मेदार होता है रेट्रोवायरस में? बताइए फटाफट। बाबू पढ़ाने का टाइम क्या है ना, ये लाइट और नेट की वजह से ऊपर नीचे हो जा रहा है। मैं कोशिश में हूँ बहुत जल्दी सारा सिस्टम ठीक करने का, सारे सिस्टम के लिए बात चल रही है और जल्दी आपके लिए कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। फिर एक बार अच्छा टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। ग्रुप डी में तो जैसे मैं अपने खुद से मेहनत करा पा रहा हूँ उतनी करा दूंगा, लंबे समय तक पेपर चलेगा ग्रुप डी में ही। आगे आने वाले जितने पेपर होंगे उनके लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बस टीचर्स की फीस को अफोर्ड कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। वो सारा सिस्टम में उसी में लगा हुआ हूँ। आजकल चेहरे से हंसी भी गायब है सोच सोच के कि इस तरह से चीजों को ठीक करो, ठीक है। ये किसको करता है? लिवर को। किसको आधार बनाता है? लिवर, जो हमारा यकृत होता है। और ये कौन सा एंजाइम होता है बच्चा? जो इसको रेट्रोवायरस वाली मैकेनिज्म को हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्टेज। तो याद रखिएगा ये जितने भी इसके नोट्स है वायरस का, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। इसमें अब आपको ज्यादा एक्स्ट्रा जानने की तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे बीमारियों में, जब हम वायरस से फैलने वाली बीमारियां पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा हमारा मोनेरा, और मोनेरा जो जगत होता है, मोनेरा किंगडम, और उसी के अंदर हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे और आर्किया को पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जीवाणु और आर्किया नाम का जो टॉपिक है, आर्किया पुराने बैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया। एक चीज आपको याद रखने वाली है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, उसमें वायरस का बहुत बड़ा रोल होता है। वायरस जीन डिलीवर करने के काम आता है। किसको डिलीवर करने के काम आता है? जीन वगैरह को एक से दूसरे, मतलब जो ऐसा समझ सकते हो कि जीन क्या होती है, कुछ विशेषताएं लेके चलती हैं अपने साथ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर कुछ विशेष चीजें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालनी है तो किसके थ्रू डालनी पड़ेगी? जीन। तो जीन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वायरस। वायरस के थ्रू जीन्स डिलीवर हो जाती हैं। और ये आपको पता है, ये तो मैंने बता ही रखा है कि एनवायरमेंट को भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को मारने में। एक चीज ये बैक्टीरिया आर्किया, इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको जो अपना यूट्यूब चैनल है विवेक कुमार नाम से, जब इस यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाओगे, बिल्कुल मेन पेज पर, तो वहां पर आपको लिखी हुई 3 चीजें मिलेंगी। होम, वीडियोज, इधर मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, इधर मिलेगी कम्युनिटी, इधर मिलेंगे चैनल्स, और यहाँ पे एक होगा अबाउट, बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे, बिल्कुल राइट हैंड पे अबाउट। इस पे क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन, जिससे कि टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह आपको सारी चीजें मिल सके। कल हम मोनेरा वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है, उसके लिए माफी चाहते हैं, धीरे धीरे पटरी पे ला देंगे। अभी इकोनॉमिक्स की क्लास है, उसके बाद में हिस्ट्री की क्लास है, रात में फिर ग्रुप डी की भी क्लास है, दोबारा से एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, ठीक है। 2 क्लास करने की कोशिश करेंगे ग्रुप डी की डेली। किसी ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू। फिर जय हिंद बच्चा। एक बार इनको पढ़ लेना, और क्वेश्चंस इससे ज्यादा नहीं आएंगे जितने बोर्ड